नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं भारत न्यूज हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की उन बड़ी खबरों की जो पूरे दिन चर्चा में रही। आज देश में क्या क्या हुआ, सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए और कौन सी खबरें बने सुर्खियां, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी बड़ी खबर आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं आज दिन भर की भारत की बड़ी खबरें। अगर सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका मिस मत कीजिए। बिहार STET 2026 का फॉर्म शुरू हो गया है। दोस्तों, बिहार में सरकारी टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड यानी PSEB ने STET 2026 यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। जो लोग भरना चाहते हैं वो 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यह परीक्षा किसके लिए है। अगर आप क्लास 9वीं 10वीं को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 भरना होगा और अगर आप 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 भरना होगा। आप अपनी डिग्री और सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले बिहार STET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालिए। फिर मिले हुए यूजर ID, पासवर्ड से लॉगिन करके पूरी जानकारी भरिए। फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भर सकते हैं। और आखिर में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब सबसे जरूरी बात, योग्यता और उम्र सीमा का। संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या PG कम से कम 50% नंबरों के साथ ही NCTE से मान्यता प्राप्त BEd, MAd या BA, BEd जैसे डिग्री होनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, योग्यता और उम्र सीमा का। संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या PG कम से कम 50% नंबरों के साथ ही NCTE से मान्यता प्राप्त BEd, MAd या BA, BEd जैसी डिग्री होनी चाहिए। अगर उम्र की बात करें तो उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 37 साल और महिला उम्मीदवारों की 40 साल तय की गई है। आरक्षित कैटेगरी वालों के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। उम्र की गिनती 1 अगस्त 2026 के हिसाब से होगी। तो अगर आप योग्य हैं तो देर मत कीजिए, 31 अगस्त से पहले फॉर्म भरिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आपने सोशल मीडिया पर एक अजीब नाम वाली पार्टी के बारे में सुना है? दिमागी नक्सल पार्टी। चलिए बताते हैं ये पूरा माजरा क्या है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट सामने आया। नाम था दिमागी नक्सल पार्टी यानी शॉर्ट में DNJP और देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी ने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा था, जब कोई हमें दिमागी नक्सल कहता है तो हमें उसमें एक समझदार बागी नजर आता है। इतना ही नहीं, इस पार्टी की एक पूरी वेबसाइट भी बनाई गई। वेबसाइट पर पार्टी का घोषणा पत्र है, एक गाना भी है और साल 2006 की मशहूर फिल्म रंग दे बसंती की एक क्लिप का लिंक भी दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पार्टी को बनाया किसने? तो दोस्तों, पार्टी के फाउंडर ने अपनी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की है। वो खुद को सिर्फ दिमागी इंडियन कहते हैं, यानी असल नाम अभी तक राज ही है। एक और दिलचस्प बात, इस पार्टी ने कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP को अपनी सिबलिंग पार्टी बताया है और CJP की शुरुआत भी इसी तरह सोशल मीडिया की तरह पोस्ट हुई थी। अब बात करते हैं इस पार्टी के नियमों की। घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई खास फॉन्ट नहीं होगा और फाउंडर कभी मीडिया से बात नहीं करेंगे। पार्टी ज्वाइन करने की शर्त भी बड़ी दिलचस्प है। बस आपके पास एक काम करता हुआ दिमाग होना चाहिए और हर बात पर सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि राष्ट्र विरोधी और दिमागी नक्सल जैसे शब्द अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो असहमति जताते हैं और इसी सोच के खिलाफ ये पार्टी लोगों को जोड़ना चाहती है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताते हुए पोस्ट डाली। एक्टर प्रकाश राज ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने दिमाग से सोचे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी कि दिमागी नक्सल शब्द विपक्ष के लिए नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा गया था इसका मतलब माओवादी का समर्थन करने वाले, अलगाववादियों के साथ खड़े होने वाले और देश को तोड़ने की सोच रखने वाले लोग। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक प्रयोग लग रहा है, लेकिन इसे शुरू करने वाला असली इंसान कौन है यह अभी भी एक बड़ा रहस्य बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव में काला धन इस्तेमाल करने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। जांच में देरी हुई तो देनी होगी वजह। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पैसे या किसी लालच के जरिए मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया जाता है तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान अगर नकदी या कोई संपत्ति जब्त होती है तो इसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी या अदालत को देनी होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच 1 साल के अंदर पूरी करने की कोशिश करनी होगी। अगर जांच में ज्यादा समय लगता है तो देरी होने की वजह बतानी होगी और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही जांच की प्रगति की रिपोर्ट हर 3 महीने में चुनाव आयोग को देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद बरामद होता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। उम्मीदवारों और मौजूदा सांसद विधायकों से जुड़े मामले की सुनवाई भी जल्द पूरी करने के लिए हाई कोर्ट को विशेष अदालतें तय करने का निर्देश दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई में अनावश्यक देरी भी नहीं चलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार रात एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंपत राय जी का नाम ही कहीं नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम इस रिपोर्ट में शामिल है और उनकी भूमिका को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 13 जून को पहली एसआईटी टीम बनाई गई थी। इस टीम ने 6 जुलाई को अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी थी और यही रिपोर्ट अब सामने आई है। तो आइए जानते हैं ये टीम किसने बनाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने और ये टीम बनाई गई श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कहने पर। इस एसआईटी के मुखिया थे लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत। उनके साथ 2 और सदस्य थे, लखनऊ के आईजी किरण एस और विशेष सचिव नील रत्न कुमार। अब बात करते हैं आरोपियों की। 23 जुलाई को इस टीम ने पहली अपनी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी और जांच के लिए 7 दिन का और समय मांगा। सरकार ने समय दे दिया। इसी शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई। इनमें 8 लोगों के नाम शामिल थे और कुछ अनजान लोगों को भी आरोपी बनाया गया। ये सभी 8 आरोपी अभी भी जेल में बंद है। अब सोमवार को सरकार ने बताया कि विजय विश्वास पंत की टीम की पूरी रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई है और जो भी कार्रवाई अब तक हुई है एफआईआर वगैरह वो सब इसी शुरुआती रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिपोर्ट में चंपत राय का नाम क्यों नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा पूरा मामला आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।